आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, आदरणीय प्रतिभा जी और देश के भिन्न भिन्न भागों से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधि बहनें, उपस्थित वरिष्ठ महानुभाव, मैं सुमित्रा जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की योजना की कल्पना की। लेकिन उससे ज़्यादा भी मैं बधाई आप सबको देता हूं, क्योंकि मैंने जानकारी पाई कि किस प्रकार से सत्र हुए, विषय हुए, आप सबका पार्टिसिपेशन रहा, सक्रिय भागीदारी रही और ज़्यादातर लोग उपस्थित रहे। वरना दिल्ली आए हैं तो फिर और भी कुछ काम होते हैं, तो ऐसा शायद कम हुआ। तो ये अपने आप में आपके लिए ये समारोह जिज्ञासा से भरा हुआ रहा, जहां आप कार्य करते करते जो कठिनाइयां भुगत रहे हैं उसका समाधान चाहते हैं, जिन सपनों को लेकर के आप सार्वजनिक जीवन में आए, उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को सक्षम कैसे बनाया जाए, उसके लिए कहीं से कोई मार्गदर्शन मिले, जानकारी मिले, रास्ता खोजने का प्रयास, इन सारी बातों का परिणाम है कि आप 1.5 दिवस में अनेक विषयों पर सक्रियता से हिस्सा लिया। लेकिन मैं एक तीसरे विषय की ओर कहना चाहता हूं कि कभी कभी इस प्रकार के समारोह में स्ट्रक्चर वे में जो चीजें मिलती हैं उससे ज्यादा मेल जोल के समय, चाय के समय, भोजन के समय, आते जाते परिचितों से अपरिचितों से जो बातें होती हैं, उनसे जो अनुभव बांटने का अवसर मिलता है, वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम से भी ज्यादा ताकतवर होता है और वो आप लोगों ने पाया है। और उस अर्थ में देश भर के महिला जनप्रतिनिधि का ये समारोह आने वाले दिनों में आप अपने अपने क्षेत्र में जहां जाएंगे वहां कोई न कोई सकारात्मक भूमिका अदा करेगा और आपको अवश्य सफलता मिलेगी। यहां पर सुषमा जी के कोट का उल्लेख हुआ, लेकिन मैं उसे महिला और पुरुष के संदर्भ में नहीं कहना चाहता। लेकिन एक बात सही है कि ये जो महिला सशक्तिकरण, ये मनोवैज्ञानिक अवस्था को बदलने की आवश्यकता मुझे लगती है। सशक्तिकरण उनका होता है जिनका सशक्त नहीं है, लेकिन जो इन सशक्त है उनका सशक्तिकरण कौन करेगा? और ये बात मेरे गले नहीं उतरती कि पुरुष होते कौन है जो सशक्त करेंगे। लेकिन आवश्यक ये है कि हम स्वयं को पहचानें, हम अपनी शक्तियों को तब तक नहीं पहचानते हैं जब तक हमें
चुनौतियों से जूझने का अवसर नहीं आता है। जितने भी प्रकार के समाज जीवन के सर्वे होते हैं उसमें एक बात आती है, अगर पत्नी का स्वर्गवास हो गया और पुरुष अकेला परिवार चलाता है तो न लंबा समय परिवार चला सकता है, न लंबे समय वो जीवित रह सकता है। और अगर पुरुष नहीं रहा और महिला को परिवार चलाने की जिम्मेवारी आ गई तो सारे सर्वे कहते हैं कि वह लंबे अरसे तक जीवित भी रहती हैं और परिवार का लालन पालन उत्तम तरीके से करके दिखाती है। ये उस बात का सबूत है कि इनहेरेंट जो सामर्थ्य और शक्ति ईश्वर प्रदत्त आप लोगों को है, महिलाओं को है, जिसको पहचानना स्वयं में बहुत आवश्यक है। आजकल मैनेजमेंट की दुनिया में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, मल्टी स्टार एक्टिविटी। ये मल्टी टास्क एक्टिविटी दुनिया के कई देशों में जो व्यक्तित्व का ग्रोथ हुआ है वो एक सिंगल टनल एक्टिविटी का होता है। अगर उसमें वो चलता रहा तो आगे बढ़ता जाता है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन उस टनल में कहीं रुकावट आ गई या कहीं और रास्ते पे जाने की नौबत आई तो नहीं कर पाता है। अगर डेली उसको लिफ्ट से जाने की आदत है, 10वीं मंजिल पे बैठा है और अचानक बिजली चली जाए तो स्टेयरकेस से कैसे नीचे उतरना उसको घंटा लग जाता है, क्या करूं। ऐसे लोग होते हैं। मल्टी टास्क एक्टिविटी आज मैनेजरियल वर्ल्ड में एक विशिष्ट शक्ति के रूप में माना जाता है। लेकिन हमारे देश में महिलाओं की ओर देखिए, शायद टास्क एक्टिविटी में इनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। वो एफएम पर गाने भी सुनती होगी, मोबाइल पे बात भी करती हो और पकाती भी होगी बच्चे को भी सूचना देती होगी। ये यानी कभी हम थोड़ा डिसेक्शन करके चीज को देखें तो अंदाज आता है कि क्या सामर्थ्य दिया है, क्या शक्ति दी है। क्या हम इस शक्ति का गौरव करना जानते हैं, इस सामर्थ्य को पहचानते हैं। और ये भी देखिए, जहां जहां महिला को अवसर मिला है उसकी सफलता का आंक बहुत ऊंचा है। आप पिछले कई वर्षों से याद कीजिए, कौन फॉरेन मिनिस्टर थे देश के, नाम ही याद नहीं आएगा, लेकिन आज सुषमा जी तुरंत याद आती है आपको। सामर्थ्य हम अनुभव करते हैं। हमारे पार्लियामेंट में कई स्पीकर आए, लेकिन जितने महिला स्पीकर आए हर एक को ध्यान रहा होगा कि मीरा कुमार थे, सुमित्रा जी है। आजकल राज्यों में भी बहुत बड़ी मात्रा में महिला स्पीकर रोल कर रही हैं। जहां जहां उनको अवसर मिला, अगर मैं नहीं जानता हूं किसी ने सर्वे किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर सर्वे करें तो शायद पुरुषों को मिले हुए अवसर, उनका सक्सेस रेशियो एंड महिलाओं को मिला अवसर, उनका सक्सेस रेशियो, मैं विश्वास से कहता हूं महिलाओं का ऊपर गया होगा। इसका मतलब यह है कि सामर्थ्य है। हमारे देश में ये पहली सरकार ऐसी है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में महिला मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि मेरा कन्विक्शन है कि उनको अगर अवसर मिले तो वो बहुत उत्तम परिणाम दे सकते हैं, और आज हम अनुभव भी कर रहे हैं कि परिणाम देते हैं। आप लोगों ने शायद पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में
अफ्रीका का एक छोटा सा देश रवांडा, उसकी घटना शायद आपके कान पे अगर आई हो। वहाँ एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, लाखों की तादाद में लोग मारे गए और ज़्यादातर पुरुष मारे गए। बाद में महिलाओं ने देश की कमान संभाली और हिम्मत के साथ वो मैदान में आई। आज उनके लोअर हाउस में करीब 65% विमेन रिप्रेजेंटेटिव है और इतनी भयंकर आपत्ति से निकले हुए देश को महिलाओं ने लीडरशिप दी और महिलाओं ने देश को बाहर निकाला। आज रवांडा अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत खड़ा हो गया। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी जिनको अवसर मिला उन्होंने कितना बड़ा परिवर्तन किया है, कितना बड़ा परिणाम लाया है। और इसलिए, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते हम सशक्त हो कि हम राष्ट्र को सशक्त बनाने में कोई एक्स्ट्रा भूमिका अदा कर सकते हैं क्या? राष्ट्र को सशक्त बनाने में बजट काम नहीं आता है। राष्ट्र को सशक्त बनाने में रोड, रास्ते, पोर्ट, एयरपोर्ट, बिल्डिंग, भवन, इमारतें, ये काम नहीं आती है। राष्ट्र को सशक्त बनाता है राष्ट्र का जन राष्ट्र को सशक्त बनाता है। राष्ट्र को सशक्त बनाता है राष्ट्र का नागरिक। और नागरिक को अगर कोई सशक्त बनाता है, उसको अगर सामर्थ्यवान बनाता है, उसको अगर चरित्रवान बनाता है, तो मां बनाती है। उससे बड़ा राष्ट्र का निर्माण और कोई नहीं कर सकता। उससे बड़ा राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का सशक्तिकरण कोई नहीं कर सकता, जो सदियों से माताएं बहनें करती आई है। पीढ़ियों तक उत्तम रत्नों को देकर के समाज जीवन का सशक्तिकरण का सबसे मूलभूत काम आप ही के तो द्वारा हुआ है। लेकिन जो हुआ है उसका अगर गर्व नहीं होगा, हम ही एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे, हम ही सोचेंगे कि नहीं उन लोगों का ज्यादा अच्छा है, तब तो मैं नहीं मानता हूं कि ये आगे बढ़ने का जो आपका इरादा है उसको पार करने में कोई मददरूप होगा। हम स्वयं ही इतने सामर्थ्यवान हैं, इसका एहसास करें। और ये मेरे कहने के कारण है नहीं, आप हैं। कभी कभार नारी के दो रूप, घर में अगर चूल्हे पे खाना पका रही हैं, चपाती बना रही हैं, और चपाती बनाते बनाते शायद उसमें से थोड़ी भाप निकल गई, स्टीम निकल आई और उसकी उंगली जल गई, तो ऐसे भूखा। लेकिन वो उसका फिर ध्यान खाने में नहीं रहता, पकाने में नहीं रहता है। वो पतिदेव के आने का इंतजार करती है। 3 बार खिड़की में जाके देखेगी कहीं आए तो नहीं, और उसकी कोशिश रहती है कि वो आते ही उनको सामने ये जलती हुई उंगली का चित्र खड़ा करे। उसको लगता है कि मेरे पतिदेव देखें कि आज मैं चपाती बनाते बनाते मेरी उंगली जल गई है। फूंक लगाएगी, उनके पानी मांगे, अरे देती हूं पानी, चली है 2 घंटे पहले। और पति आएंगे, उसको कहेगी कुछ लगा लीजिए ना। वो ही नारी चपाती से भाप निकलती है तो उंगली अगर थोड़ी सी भी जल गई, पति का इंतजार करती है कि पति देखे। लेकिन अगर मोहल्ले में आग लग गई, मां गई है बाजार में सब खरीदने के लिए, अच्छा सा डिस्काउंट सेल चल रहा है, 10%, 20% साड़ियाँ आई हैं बहुत बढ़िया, और नारी गई है वहाँ परचेजिंग के लिए, साड़ियाँ देख रही है, और पता चले कि उस मोहल्ले में आग लगी है,
वो उन सारी साड़ियों को लात मार करके वो दौड़ती हैं जा करके। अड़ोस पड़ोस के लोग उस घर को आग बुझाने के लिए कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, वो आकर के चीखती हैं कि मेरा बेटा अंदर है। अड़ोस पड़ोस के कितने ही मर्द मूंछों वाले खड़े होंगे, कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो मां जिंदगी और मौत का खेल खेलते हुए आग में उलझ जाएगी और बच्चे को लेकर के बाहर आ जाएगी। चपाती में से निकली भाप के कारण जिसकी उंगली जलती है तो उसका एक रूप होता है, लेकिन संकटों के सामने जब उसका प्रेम उभर करके आता है दूसरी ताकत होती है। ये शक्ति के धनी आप लोग हैं, और वही शक्ति है जो राष्ट्र को ताकतवर बनाती है, राष्ट्र को सामर्थ्यवान बनाती है। और इसलिए जनप्रतिनिधि के नाते मान लीजिए मेरा कितने कितने प्रकार के रोल होंगे। हमारा काम है विधायिका में कानून बनाना। क्या मैंने उस कानून को बनाते समय उसका जो ड्राफ्ट आया उसको उस बारीकी से देखा है कि जो मेरा जो सशक्तिकरण का एजेंडा है उसमें ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, कोई शब्द की कमी तो है कि नहीं है। अगर है तो मैं जागरूक प्रतिनिधि के रूप में उस बात को मनवाने के लिए कुछ कोशिश कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। आप देखिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आपके कार्यकाल में एकांत ऐसा कानून बनता है जिस कानून के अंदर एक ऐसे शब्द को आपने ला करके रख दिया जो शब्द आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदल सकता है। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्या मैं उस प्रकार से प्रयास मेरा हो रहा है? जनप्रतिनिधि के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं जो संवैधानिक काम है उसमें मुख्यतः मेरा काम है। और इतना ही नहीं, कोई भी परिवार में जब मकान बनता है ना, कितने ही आर्किटेक्चर क्यों ना हो, कितने ही डिजाइन बना करके आए, लेकिन आखिर तक तो थप्पा वो मार लगाती हैं कि नहीं नहीं किचन ऐसे चाहिए, टॉयलेट यहाँ चाहिए, मंदिर यहाँ चाहिए, जूते यहाँ लगाने होंगे, तब जाकर के घर ठीक चलेगा। उसको वो इंजीनियर है कि नहीं है, वो आर्किटेक्चर है कि नहीं, लेकिन उसको समझ आती है अनुभव से। उसी प्रकार से जब हाउस के अंदर एक कानून बनता है, उसी विधा से हम उसको देखते हैं क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, आने वाली पीढ़ियों तक क्या प्रभाव पैदा होगा। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए, आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर देखने की ईश्वर ने एक और शक्ति दी है जो आप चीजों को समय से पहले भांप सकते हैं, जो शायद पुरुष नहीं भांप सकते हैं। उसके क्या रिफरकेशन होंगे उसका अंदाज शायद आपको जल्दी आता है, पुरुष को शायद नहीं आता है। ये ईश्वर दत्त एक शक्ति आपके पास है। क्या इसका उपयोग विधायिका में हो सकता है? क्या हम जहां बैठे हैं वहां हो सकता है? हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम करें। जनप्रतिनिधि के नाते हमारी अपनी कोई छवि बनी है क्या? मैं मानता हूं, आपसे आग्रह करूंगा कि आप केयरफुली प्रयास कीजिए कि आपके क्षेत्र में आपकी एक छवि हो, आपकी पहचान वो बने। और ये एक साधना है, एक निरंतरता है, तब जाकर के बनती है। जैसे मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि रहता है कि भाई मंगल और बुध सुबह 8 बजे इस जगह पर मेरा मिलना तय, मतलब है बस बारिश हो धूप हो कुछ भी हो, मैं आपकी पहचान बन जाएगी। अरे वाह, मंगल या बुध, यानी हमारे जनप्रतिनिधि यहां होंगे ही होंगे, जरूर मिलेंगे। हम कहेंगे भाई ये टेलीफोन पर नंबर मैसेज दे दीजिए, मैं रहूं या न रहूं, वो टेलीफोन नंबर आपके जैसी ही ताकतवर बन जाए। ऐसा एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारे मतदान क्षेत्र में हम अपनी एक पहचान दर्ज करा सकते हैं क्या? और आप देखिए, एक बार जनसामान्य में आपकी कार्यशैली की, आपके वाणी विचार व्यवहार की
एक अगर पर्टिकुलर छवि बनी, वो लंबे अरसे तक आपको काम आएगी, लंबे अरसे तक काम आएगी। और ये कोशिश करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि के नाते कभी कभार राजनीति एक कंपटीशन का खेल होता है, स्पर्धा हर पल होती है, लेकिन जब स्पर्धा में ईर्ष्या भाव प्रबल हो जाता है तो हम मान के चलिए कि हम आगे जाने के लिए हकदार नहीं रहते। और उसके कारण क्या होता है कि हमारे कार्यक्षेत्र में अगर दो चार और महिलाएं तेजस्वी नजर आए, थोड़ी ताकतवर नजर आए, तो हमारा हौसला पस्त हो जाता है। हमें डर लगता है कहीं यार अगली बार टिकट इसको तो नहीं मिल जाएगी, मेरा क्या होगा। हमें अपने आप को निरंतर एबल बनाते ऊपर जाते जाना चाहिए। और अगर हम कोशिश करेंगे कि मैं हूं जो हूं, लेकिन मैं किसी को आने नहीं दूं, तो आप मान के चलिए कि आने वाली प्रवाह की ताकत इतनी होगी कि वो आपको नीचे गिरा करके ऊपर चले जाएंगे। और तब आप इतने नीचे चले जाएंगे कि ऊपर कठिन नहीं हो गए। लेकिन अगर आप औरों को आते देते हैं तो आप ऊपर तक चले जाएंगे, नीचे आपका बेज बनता जाएगा, पिरामिड की तरह आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। ये सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधि के नाते मेरी अपनी शक्ति और शख्सियत, इसके लिए मुझे कोशिश करनी चाहिए। हम ये तय करें, हमारे हर एक के कार्यक्षेत्र में 1/3 महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। कोई गांव का नेतृत्व कर रही है, कोई नगर का नेतृत्व कर रही है, कोई शहर का कर रही है, कोई बड़े शहर। 1/3, क्योंकि 1/3 चेयरमैनशिप किसी न किसी महिला के हाथ में है। ये 1/3 प्रतिनिधि, बाकी छोड़िए, 1/3 प्रतिनिधि वो आपकी सोच, आपके विचार को, जो आपके अंडर में काम करते हैं, आपके कार्यक्षेत्र में है। अगर आप विधायक हैं और 100 गांव है, अगर उस 100 गांव के अंदर से 30-35 गांव के सरपंच महिलाएं हैं, प्रधान महिलाएं हैं, क्या आपने उनको एम्पावर किया है? क्या आपने उनका सशक्तिकरण किया है? क्या आपने कभी एक दिन उनके साथ बिठाया है? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो सुमित्रा जी ने हम सबके लिए यहां पर किया, क्या आप जाकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में या अपने विधानसभा क्षेत्र में वहां जो इलेक्टेड महिलाएं हैं, क्या उनका एक दिन का कार्यक्रम आप कर सकते हैं क्या? इस बात को आप ले जा सकते हैं क्या? आप देखिए ये चीज नीचे तक चली जाए, तब तो ये सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव का माहौल बनेगा। और किसी भी दल की क्यों न हो, इसमें दलबाजी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा यहां सभी दल के लोग हैं। और मैं तो सुमित्रा जी को बधाई देता हूं, उन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई थी, वो सब दल के लोग थे और करीब करीब सब जूनियर एमपीज थे, लेकिन उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इसको प्लान किया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम हमारी इस इकाई को एम्पावर कैसे करें, ताकतवर कैसे बनाएं, उनको उनके अंदर सामर्थ्य कैसे लाएं। ये सामर्थ्य लाने के तरीकों में हम खुद नेतृत्व कर सकते हैं क्या? अगर हम नेतृत्व करेंगे तो हम बहुत बड़ी परिवर्तन ला सकते हैं। एक और विषय है जिस पर मैं आपसे आग्रह करूंगा, वो है टेक्नोलॉजी। हम ये मान के चले कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में सुनिश्चित हो चुका है। हमने अपने आप को उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा। मेरा मत है कि पुरुषों में टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की जितनी ताकत है, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की ताकत महिलाओं में है। आप देखिए, किसी भी किचन में आप जाइए, आज मोस्ट मॉडर्न गैजेट टेक्नोलॉजिकली जो किचन में उपयोग आता है, वो महिलाएं आराम से उपयोग करती होगी। इतना ही नहीं, उनके घर में किचन में मदद करने वाली कोई अनपढ़ भी महिला होगी, लेकिन उसको वो सब चलाना आता होगा, ओवन कैसे चलाना, क्या कैसे, सब कुछ उसको आता होगा। मतलब टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने की महिलाओं की एक विशेष शक्ति होती है। आपने देखा होगा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो करते हैं, उनका भी टारगेट क्या रहता है कि विमेन सेंट्रिक प्रोडक्शन, कि उसको मालूम है कि मार्केट तुरंत मिलेगा, क्योंकि वो तुरंत स्वीकार करती है। टेक्नोलॉजी महिलाओं के लिए कोई नई नहीं होती है।
तो स्वीकार करते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते जो बदला हुआ युग है, उसमें हम टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, हमारे कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकें, हम अपने कार्यक्षेत्र में लोक संपर्क के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, हम जनता की सामान्य बातों को जानने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, हमारी अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, उसका भरपूर प्रयास करना चाहिए। आज आपका कोई मतदाता ऐसा नहीं होगा कि जो मोबाइल फोन से कनेक्ट ना हो, 2% भी नहीं होंगे, लेकिन आप उनसे कनेक्ट हैं, मतलब समथिंग इज मिसिंग। अगर आज यहाँ के 2 दिन के अनुभव आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से शेयर करें तो देश और दुनिया को पता चलेगा कि हाँ, ये कुछ हो रहा है। और जानकारियाँ पाने का उत्तम से उत्तम साधन है। मेरा तो अनुभव है, मैं नरेंद्र मोदी ऐप पर मैं देखता हूँ, इतने लोग मेरे से जुड़े हुए मुझे इतनी जानकारियाँ देते हैं, हर चीज़ का इमीडिएट पता चलता है, कुछ हुआ तो इमीडिएट पता चलता है। इतनी वेल इन्फॉर्म मैं रह सकता हूं काम के अंदर। mygov.in मैं एक प्लेटफॉर्म चलाता हूं पीएमओ से, उसके द्वारा भी जन सामान्य को मैं जोड़ता हूं। आप भी अपने तरीके से ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। और मैं तो लोकसभा को, राज्यसभा को एक प्रार्थना करूंगा कि क्या आप विमेन प्रतिनिधि का एक ई प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं क्या, और उनकी जो बातें हैं वो ऑफिशियली लोकसभा, राज्यसभा इस वेबसाइट को चलाएं, पूरे देश भर के महिला प्रतिनिधियों के लिए एक अवसर दिया जाए। देखिए, टेक्नोलॉजी की अपनी एक ताकत है। और मेरा एक अनुभव है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, कपराड़ा करके एक तहसील है, बहुत ही इंटीरियर में, बहुत ही ट्राइबल बेल्ट है। आमतौर पर किसी मुख्यमंत्री का वहाँ जाना होता ही नहीं, लेकिन मेरा अपने कार्यक्षेत्र में काम का आग्रह रहता था कि सभी स्थानों पे जाऊं, खुद जाना मेरा प्रयास रहता था। लेकिन मेरा वहाँ जाना बन ही नहीं रहा था। 2-3 साल चले गए, लेकिन उस इलाके में जाना हुआ नहीं। मैंने कहा भाई मैं जाऊँगा, कुछ नहीं तो मैं एक पेड़ लगा के वापस आऊँगा, लेकिन जाऊँगा। खैर फिर हमारे अफसरों को भी लगा कि ये तो जाना ही है इनको। तो आखिर का उन्होंने एक कार्यक्रम ढूंढा, एक चिलिंग सेंटर का उद्घाटन करना था। चिलिंग सेंटर क्या होता है, एक दूध आता है, दूध को थोड़े समय रखने के लिए काम होता है, और 50-60 लाख का होता है। अब वो संकोच कर रहे थे कि मुख्यमंत्री और 50 लाख रुपए के प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे। मैंने कहा मैं जाऊंगा भाई, मुझे जाना है। उस इलाके में मैं गया नहीं, मुझे जाना है। मैं गया तो फॉरेस्ट था पूरा, तो जनसभा के लिए भी जगह नहीं थी, लेकिन उससे 3 किलोमीटर दूर एक स्कूल के मैदान में उन्होंने पब्लिक मीटिंग रखी थी। लेकिन यहाँ जहाँ चिलिंग सेंटर पर मैं गया, वहाँ दूध भरने वाली आदिवासी 30-35 बहनें उन्होंने बुला करके रखी थी। चिलिंग सेंटर का उद्घाटन करना था। मैं हैरान था, जब मैं वहाँ कार्यक्रम के लिए गया तो ये सारी ट्राइबल बहनें, वो जो सिक्योरिटी की फेंसिंग की गई थी, वहाँ खड़ी थी। हर एक हाथ में मोबाइल फ़ोन था और फ़ोटो निकालती थी। मैं उस इलाके की बात करता हूँ जहाँ सीएम जाते नहीं है, फॉरेस्ट हैं, बिल्कुल ट्राइबल लोग हैं। उस समय की बात करता हूँ मैं, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सब फोटो निकाल रही थी। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये फोटो निकाल के क्या करोगे आप लोग? और उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आज भी भूल नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा इसको जाकर के डाउनलोड करा देंगे। वे पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन डाउनलोड शब्द उनको मालूम था। मोबाइल फोन से ये कोई किसी दुकान में जाकर के डाउनलोड होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये टेक्नोलॉजी कहां कहां पहुंची है। क्या हमने अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया है? आपकी अपनी ताकत बढ़ाने की दिशा में आपने प्रयास करना चाहिए। एक और विषय है कम्युनिकेशन। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने कोई बहुत बड़े ऑरेटर बनना चाहिए, जरूरी नहीं है, बन सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये इंफीरियरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप अपनी बातों को ढंग से बताने की ताकत आ सकती है। आप जनप्रतिनिधि हैं, एक काम कर सकें। अगर आप टेक्नो सेवी हैं तो अपने मोबाइल पर उपयोग करें, या तो एक छोटा सा आईपैड रख सकते हैं, या नहीं है तो डायरी में लिख सकते हैं।
क्या आप लगातार एक डायरी मेंटेन करते चले? अखबार में कोई चीज पढ़ी है, लिख करके उसमें डिपार्टमेंट बना दीजिए, एजुकेशन का, इरिगेशन का, रूरल डेवलपमेंट का, अर्बन डेवलपमेंट का, और उसमें लिखते चले जाइए, घटनाएं जोड़ते चले जाइए। साल भर के बाद देखोगे आपका अपना ज्ञान का भंडार इतना बड़ा होगा कि फिर कभी कहीं पर भी किसी विषय को लेकर आप रूबरू होना होगा तो 2 मिनट लगेगा, आपकी डायरी को नजर कर लिया, आप एक बड़े विश्वास के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ चीजें प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको अपने आप को प्रभावी भी बनाना पड़ेगा, और अगर आप अपने आप को प्रभावी बनाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए उसको अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ व्यवस्थाओं बदलने से परिणाम नहीं आता है। स्ट्रक्चर में इधर उधर बदलाव होता रहेगा, समय समय पर होता भी रहता है। आवश्यकता है उसमें प्राणवान कैसे बनाएं, हम अपनी ताकत को कैसे जोड़ें। हम कोशिश करें कम से कम समय में हम अपनी बात को कैसे रखें, सटीक तरीके से कैसे रखें। और अगर इस बात में आपकी ताकत आई तो आप देखिए कि लोग आपकी बात से सहमत होते जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। आपकी लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए आपके पास उम्दा वक्तृत्व की जरूरत नहीं है, आपके पास विषयों की जानकारी होना जरूरी है। आप सदन में बोलते हैं, सब लोगों को सब विषयों का ज्ञान हो जरूरी नहीं है। क्या कोई प्रधानमंत्री बन गया तो सब विषयों का उसको ज्ञान होता है? कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन जिसमें आपकी रुचि है, ऐसे 1 या 2 विषयों पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। हर बार उसके संबंधित जो चीज मिले उसको कलेक्ट करते जाना चाहिए। आपको लगता है कि मैं पानी पर मेरी मास्टरी, अगर मेरे क्षेत्र में पानी का प्रॉब्लम है, मैं पानी पर मास्टरी करूं। आपको लगता है नहीं मैं टेक्नोलॉजी पर मास्टरी करूं, मैं टेक्नोलॉजी पर करूं। आपको लगता है नहीं मैं शिक्षा में, एक विषय पकड़िए जिस विषय पर आप सर्वाधिक ग्रिप ले सकते हैं, सरलता से ले सकते हैं, जानकारियां जोड़ सकते हैं। आप देखिए सदन में रूटीन में शायद आपको आपकी पार्टी के लोग बोलने का अवसर शायद न देते हो, लेकिन अगर एकांत विषय पर आपकी मास्टरी होगी तो वो खोदते हुए आएंगे, नहीं भाई आप मंगल को पार्लियामेंट या असेंबली में जरूर आइए, ये विषय है और आपको तो बोलना ही पड़ेगा, आप बोलेंगे तो दम आएगा, क्योंकि आपके पास भंडार बड़ा बड़ा है। आपको किसी कृपा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए हम स्वयं अपने आप में कैसे सज्ज करें अपने आप को, उसके लिए प्रयास करें। और अगर ये प्रयास करते हैं तो हमें उत्तम परिणाम भी मिलता है। समय काफी मैंने लिया है, आप लोगों को भोजन भी करना है और आप लोग फोटो के लिए भी तैयार होकर आए हैं। तो मैं फिर एक बार सुमित्रा जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी इस विचार। एक और बात मेरे मन में आती है, जो पार्लियामेंट की कमेटियां जाती हैं, असेंबली की कमेटियां जाती है, राज्यों में जाती है, आप भी जाते हैं उसमें, क्या आप अब प्रयास कर सकते हैं? क्या आप पूरा कार्यक्रम जो बनेगा बनेगा, लेकिन आप जहां जाएंगे वहां की महिला जनप्रतिनिधियों के साथ आधा घंटा 1 घंटा जरूर परिचय करेंगे, मिलेंगे, कर सकते हैं क्या? आप देखिए आपको इतनी जानकारियां मिलेंगी। दूसरा, मैं विशेष करके एमपीज को प्रार्थना करता हूं, यहां कई राज्यों के एमएलएस के साथ आपका परिचय हुआ है, सदन के अंदर देश के किसी भी कोने की चर्चा आ पड़ती है, क्या आप टेलीफोन पर आपने जहां परिचय हुआ है उस राज्य की किसी एमएलए से, उसको फोन करके पूछ सकते हैं कि भाई सदन में ये विषय उठने की संभावना है, तो तुम्हारे राज्य का हुआ है, जरा बताओ ना क्या है। वो कहेगी कि नहीं मैं 1 घंटे में ढूंढ के बताती हूँ। देखिए दोनों तरफ फायदा हो जाएगा, वो भी उस घटना पर कंसंट्रेशन करेगी, वो भी स्टडी करेगी, आपको घंटे भर में रिपोर्ट करेगी, और आपको भी अखबारों के द्वारा नहीं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई केरल में तिरुवनंतपुर में ये घटना घटी है और वहां की एमएलए मुझे ये कह रही है, तो मैं हाउस के अंदर इस बात के अंदर मैं ये सही बात बताऊंगी।
आप देखिए जानकारियों के स्रोत, ये बहुत आवश्यक है। इसमें से और हम कुछ साथ ले जाएं या न ले जा पाएं, लेकिन ये जो दायरे से आपका परिचय हुआ है, दल कोई भी होगा, आप कांटेक्ट बनाइए, आपको जानकारियों के स्रोत आपके बढ़ते जाएंगे। तो हम जब जाएं कहीं दौरे पर, कमेटियों में, आग्रह रखें कि हम वहाँ के जनप्रतिनिधियों से सामूहिक रूप से आधा घंटा, 1 घंटा अवश्य मिलें। सरकार प्रोग्राम बनाए या ना बनाए, हम ये प्रयास करें। धीरे धीरे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शक्ति संपुट बन जाएगा, जो शक्ति संपुट राष्ट्र को सशक्तिकरण के निर्णय करने की प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करेगा। और वो दिन दूर नहीं होगा कि जब विमेन एम्पावरमेंट तो होता ही होता चला जाएगा, लेकिन देश में विमेन डेवलपमेंट से आगे बढ़ करके विमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। इसी एक पूरी श्रद्धा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, आदरणीय प्रतिभा जी और देश के भिन्न भिन्न भागों से पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधि बहनें, उपस्थित वरिष्ठ महानुभाव, मैं सुमित्रा जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की योजना की कल्पना की। लेकिन उससे ज़्यादा भी मैं बधाई आप सबको देता हूं, क्योंकि मैंने जानकारी पाई कि किस प्रकार से सत्र हुए, विषय हुए, आप सबका पार्टिसिपेशन रहा, सक्रिय भागीदारी रही और ज़्यादातर लोग उपस्थित रहे। वरना दिल्ली आए हैं तो फिर और भी कुछ काम होते हैं, तो ऐसा शायद कम हुआ। तो ये अपने आप में आपके लिए ये समारोह जिज्ञासा से भरा हुआ रहा, जहां आप कार्य करते करते जो कठिनाइयां भुगत रहे हैं उसका समाधान चाहते हैं। जिन सपनों को लेकर के आप सार्वजनिक जीवन में आए, उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को सक्षम कैसे बनाया जाए, उसके लिए कहीं से कोई मार्गदर्शन मिले, जानकारी मिले, रास्ता खोजने का प्रयास, इन सारी बातों का परिणाम है कि आप 1.5 दिवस में अनेक विषयों पर सक्रियता से हिस्सा लिया। लेकिन मैं एक तीसरे विषय की ओर कहना चाहता हूं कि कभी कभी इस प्रकार के समारोह में स्ट्रक्चर वे में जो चीजें मिलती हैं, उससे ज्यादा मेल जोल के समय, चाय के समय, भोजन के समय, आते जाते परिचितों से, अपरिचितों से जो बातें होती हैं, उनसे जो अनुभव बांटने का अवसर मिलता है, वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम से भी ज्यादा ताकतवर होता है। और वो आप लोगों ने पाया है। और उस अर्थ में देश भर के महिला जनप्रतिनिधि का ये समारोह आने वाले दिनों में आप अपने अपने क्षेत्र में जहां जाएंगे, वहां कोई न कोई सकारात्मक भूमिका अदा करेगा और आपको अवश्य सफलता मिलेगी।
यहाँ पर सुषमा जी के कोट का उल्लेख हुआ, लेकिन मैं उसे महिला और पुरुष के संदर्भ में नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात सही है कि ये जो महिला सशक्तिकरण, ये मनोवैज्ञानिक अवस्था को बदलने की आवश्यकता मुझे लगती है। सशक्तिकरण उनका होता है जिनका सशक्त नहीं है, लेकिन जो इन सशक्त है उनका सशक्तिकरण कौन करेगा? और ये बात मेरे गले नहीं उतरती कि पुरुष होते कौन हैं जो सशक्त करेंगे। लेकिन आवश्यक ये है कि हम स्वयं को पहचानें, हम अपनी शक्तियों को तब तक नहीं पहचानते हैं जब तक हमें चुनौतियों से जूझने का अवसर नहीं आता है। जितने भी प्रकार के समाज जीवन के सर्वे होते हैं उसमें एक बात आती है, अगर पत्नी का स्वर्गवास हो गया और पुरुष अकेला परिवार चलाता है तो न लंबा समय परिवार चला सकता है, न लंबे समय वो जीवित रह सकता है। और अगर पुरुष नहीं रहा और महिला को परिवार चलाने की जिम्मेवारी आ गई तो सारे सर्वे कहते हैं कि वह लंबे अरसे तक जीवित भी रहती हैं और परिवार का आखिर तक तो थप्पा वो मार लगाती हैं कि नहीं नहीं, किचन ऐसे चाहिए, टॉयलेट यहाँ चाहिए, मंदिर यहाँ चाहिए, जूते यहाँ लगाने होंगे, तब जाकर के घर ठीक चलेगा। उसको वो इंजीनियर है कि नहीं है, वो आर्किटेक्चर है कि नहीं, लेकिन उसको समझ आती है अनुभव से। उसी प्रकार से जब हाउस के अंदर एक कानून बनता है, उसी विधा से हम उसको देखते हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, आने वाली पीढ़ियों तक क्या प्रभाव पैदा होगा। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए, आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर देखने की ईश्वर ने एक और शक्ति दी है जो आप चीजों को समय से पहले भांप सकते हैं, जो शायद पुरुष नहीं भांप सकते हैं। उसके क्या रिफरकेशन होंगे उसका अंदाज शायद आपको जल्दी आता है, पुरुष को शायद नहीं आता है। ये ईश्वर दत्त एक शक्ति आपके पास है, क्या इसका उपयोग विधायिका में हो सकता है? क्या हम जहां बैठे हैं वहां हो सकता है? हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम करें। जनप्रतिनिधि के नाते हमारी अपनी कोई छवि बनी है क्या? मैं मानता हूं, आपसे आग्रह करूंगा कि आप केयरफुली प्रयास कीजिए कि आपके क्षेत्र में आपकी एक छवि हो, आपकी पहचान वो बने। और ये एक साधना है, एक निरंतरता है, तब जाकर के बनती है। जैसे मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि रहता है कि भाई मंगल और बुध सुबह 8 बजे इस जगह पर मेरा मिलना तय, मतलब है बस बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, मैं आपकी पहचान बन जाएगी। अरे वाह, मंगल या बुध, यानी हमारे जनप्रतिनिधि यहां होंगे ही होंगे, जरूर मिलेंगे। हम कहेंगे भाई ये टेलीफोन पर नंबर मैसेज दे दीजिए, मैं रहूं या न रहूं, वो टेलीफोन नंबर आपके जैसी ही ताकतवर बन जाए। ऐसा एक जनप्रतिनिधि के नाते हमारे मतदान क्षेत्र में हम अपनी एक पहचान दर्ज करा सकते हैं क्या? और आप देखिए, एक बार जनसामान्य में आपकी कार्यशैली की, आपके वाणी विचार व्यवहार की एक अगर पर्टिकुलर छवि बनी, वो लंबे अरसे तक आपको काम आएगी, लंबे अरसे तक काम आएगी। और ये कोशिश करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि के नाते कभी कभार राजनीति एक कंपटीशन का खेल होता है, स्पर्धा हर पल होती है, लेकिन जब स्पर्धा में ईर्ष्या भाव प्रबल हो जाता है तो हम मान के चलिए कि हम आगे जाने के लिए हकदार नहीं रहते। और उसके कारण क्या होता है
कि हमारे कार्यक्षेत्र में अगर दो चार और महिलाएं तेजस्वी नजर आए, थोड़ी ताकतवर नजर आए, तो हमारा हौसला पस्त हो जाता है। हमें डर लगता है कहीं यार अगली बार टिकट इसको तो नहीं मिल जाएगी, मेरा क्या होगा। हमें अपने आप को निरंतर एबल बनाते ऊपर जाते जाना चाहिए। और अगर हम कोशिश करेंगे कि मैं हूं जो हूं, लेकिन मैं किसी को आने नहीं दूं, तो आप मान के चलिए कि आने वाली प्रवाह की ताकत इतनी होगी कि वो आपको नीचे गिरा करके ऊपर चले जाएंगे, और तब आप इतने नीचे चले जाएंगे कि ऊपर कठिन नहीं हो गए। लेकिन अगर आप औरों को आते देते हैं तो आप ऊपर तक चले जाएंगे, नीचे आपका बेज बनता जाएगा, पिरामिड की तरह आपकी ताकत बढ़ती जाएगी। ये सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधि के नाते मेरी अपनी शक्ति और शख्सियत, इसके लिए मुझे कोशिश करनी चाहिए। हम ये तय करें, हमारे हर एक के कार्यक्षेत्र में 1/3 महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। कोई गांव का नेतृत्व कर रही है, कोई नगर का नेतृत्व कर रही है, कोई शहर का कर रही है, कोई बड़े शहर। 1/3, क्योंकि 1/3 चेयरमैनशिप किसी न किसी महिला के हाथ में है। ये 1/3 प्रतिनिधि, बाकी छोड़िए, 1/3 प्रतिनिधि वो आपकी सोच, आपके विचार को, जो आपके अंडर में काम करते हैं, आपके कार्यक्षेत्र में है। अगर आप विधायक हैं और 100 गांव है, अगर उस 100 गांव के अंदर से 30-35 गांव के सरपंच महिलाएं हैं, प्रधान महिलाएं हैं, क्या आपने उनको एम्पावर किया है? क्या आपने उनका सशक्तिकरण किया है? क्या आपने कभी एक दिन उनके साथ बिठाया है? मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो सुमित्रा जी ने हम सबके लिए यहां पर किया, क्या आप जाकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में या अपने विधानसभा क्षेत्र में वहां जो इलेक्टेड महिलाएं हैं, क्या उनका एक दिन का कार्यक्रम आप कर सकते हैं क्या? इस बात को आप ले जा सकते हैं क्या? आप देखिए ये चीज नीचे तक चली जाए, तब तो ये सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव का माहौल बनेगा। और किसी भी दल की क्यों न हो, इसमें दलबाजी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा यहां सभी दल के लोग हैं, और मैं तो सुमित्रा जी को बधाई देता हूं, उन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई थी, वो सब दल के लोग थे और करीब करीब सब जूनियर एमपीज थे, लेकिन उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इसको प्लान किया। कहने का हमारा तात्पर्य है कि हमारी इस इकाई को बिल्डिंग, भवन, इमारतें ये काम नहीं आती है। राष्ट्र को सशक्त बनाता है राष्ट्र का जन राष्ट्र को सशक्त बनाता है। राष्ट्र को सशक्त बनाता है राष्ट्र का नागरिक। और नागरिक को अगर कोई सशक्त बनाता है, उसको अगर सामर्थ्यवान बनाता है, उसको अगर चरित्रवान बनाता है, तो मां बनाती है। उससे बड़ा राष्ट्र का निर्माण और कोई नहीं कर सकता। उससे बड़ा राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का सशक्तिकरण कोई नहीं कर सकता, जो सदियों से माताएं बहनें करती आई है। पीढ़ियों तक उत्तम रत्नों को देकर के समाज जीवन का सशक्तिकरण का सबसे मूलभूत काम आप ही के तो द्वारा हुआ है। लेकिन जो हुआ है उसका अगर गर्व नहीं होगा, हम ही एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे, हम ही सोचेंगे कि नहीं उन लोगों का ज्यादा अच्छा है, तब तो मैं नहीं मानता हूं कि ये आगे बढ़ने का जो आपका इरादा है उसको पार करने में कोई मददरूप होगा। हम स्वयं ही इतने सामर्थ्यवान हैं, इसका एहसास करें। और ये मेरे कहने के कारण है नहीं, आप हैं। कभी कभार नारी के दो रूप, घर में अगर चूल्हे पे खाना पका रही हैं, चपाती बना रही हैं, और चपाती बनाते बनाते शायद उसमें से थोड़ी भाप निकल गई, स्टीम निकल आई और उसकी उंगली जल गई, तो ऐसे लेकिन वो उसका फिर ध्यान खाने में नहीं रहता, पकाने में नहीं रहता है। वो पतिदेव के आने का इंतजार करती है। 3 बार खिड़की में जाके देखेगी कहीं आए तो नहीं।
और उसकी कोशिश रहती है कि वो आते ही उनको सामने ये जलती हुई उंगली का चित्र खड़ा करें। उसको लगता है कि मेरे पतिदेव देखें कि आज मैं चपाती बनाते बनाते मेरी उंगली जल गई है। फूंक लगाएगी उनके, पानी मांगे, अरे देती हूं पानी, चली है 2 घंटे पहले। और पति आएंगे, उसको कहेगी कुछ लगा लीजिए। वो ही नारी चपाती से भाप निकलती है तो उंगली अगर थोड़ी सी भी जल गई, पति का इंतजार करती है कि पति देखें। लेकिन अगर मोहल्ले में आग लग गई, माँ गई है बाजार में सब खरीदने के लिए, अच्छा सा डिस्काउंट सेल चल रहा है, 10% 20% साड़ियाँ आई हैं बहुत बढ़िया, और नारी गई है वहाँ परचेजिंग के लिए, साड़ियाँ देख रही है और पता चले कि उस मोहल्ले में आग लगी है, वो उन सारी साड़ियों को लात मार करके वो दौड़ती है जाकर के। अड़ोस पड़ोस के लोग उस घर को आग बुझाने के लिए, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, वो आकर के चीखती है कि मेरा बेटा अंदर है। अड़ोस पड़ोस के कितने ही मर्द मूंछों वाले खड़े होंगे, कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो मां जिंदगी और मौत का खेल खेलते हुए आग में उलझ जाएगी और बच्चे को लेकर के बाहर आ जाएगी। चपाती में से निकली भाप के कारण जिसकी उंगली जलती है तो उसका एक रूप होता है, लेकिन संकटों के सामने जब उसका प्रेम उभर करके आता है, दूसरी ताकत होती है। ये शक्ति के धनी आप लोग हैं, और वही शक्ति है जो राष्ट्र को ताकतवर बनाती है, राष्ट्र को सामर्थ्यवान बनाती है। और इसलिए जनप्रतिनिधि के नाते मान लीजिए मेरा कितने कितने प्रकार के रोल होंगे। हमारा काम है विधायिका में कानून बनाना। क्या मैंने उस कानून को बनाते समय उसका जो ड्राफ्ट आया उसको उस बारीकी से देखा है कि जो मेरा जो सशक्तिकरण का एजेंडा है उसमें ये फिट बैठता है कि नहीं बैठता है, कोई शब्द की कमी तो है कि नहीं है। अगर है तो मैं जागरूक प्रतिनिधि के रूप में उस बात को मनवाने के लिए कुछ कोशिश कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। आप देखिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आपके कार्यकाल में एकांत ऐसा कानून बनता है जिस कानून के अंदर एक ऐसे शब्द को आपने ला करके रख दिया जो शब्द आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदल सकता है। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्या मैं उस प्रकार से प्रयास मेरा हो रहा है? जनप्रतिनिधि के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं जो संवैधानिक काम है उसमें मुख्यतः मेरा काम है। और इतना ही नहीं, कोई भी परिवार में जब मकान बनता है ना, कितने ही आर्किटेक्चर क्यों ना हो, कितने डिजाइन बना करके आए, लेकिन पावर कैसे करें, ताकतवर कैसे बनाएं, उनको उनके अंदर सामर्थ्य कैसे लाएं, ये सामर्थ्य लाने के तरीकों में हम खुद नेतृत्व कर सकते हैं क्या? अगर हम नेतृत्व करेंगे तो हम बहुत बड़ी परिवर्तन ला सकते हैं। एक और विषय है जिस पर मैं आपसे आग्रह करूंगा, वो है टेक्नोलॉजी। हम ये मान के चले कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में सुनिश्चित हो चुका है। हमने अपने आप को उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा। मेरा ये मत है कि पुरुषों में टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की जितनी ताकत है उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की ताकत महिलाओं में है। आप देखिए, किसी भी किचन में आप जाइए, आज मोस्ट मॉडर्न गैजेट टेक्नोलॉजिकली जो किचन में उपयोग आता है वो महिलाएं आराम से उपयोग करती होगी। इतना ही नहीं, उनके घर में किचन में मदद करने वाली कोई अनपढ़ भी महिला होगी, लेकिन उसको वो सब चलाना आता होगा, ओवन कैसे चलाना, क्या कैसे, सब कुछ उसको आता होगा। मतलब टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने की महिलाओं की एक विशेष शक्ति होती है। आपने देखा होगा कंज्यूमर
प्रोडक्ट जो करते हैं उनका भी टारगेट क्या रहता है कि विमेन सेंट्रिक प्रोडक्शन, कि उसको मालूम है कि मार्केट तुरंत मिलेगा क्योंकि वो तुरंत स्वीकार करती है। टेक्नोलॉजी महिलाओं के लिए कोई नई नहीं होती है, तो स्वीकार करते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते जो बदला हुआ युग है उसमें हम टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, हमारे कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकें, हम अपने कार्यक्षेत्र में लोक संपर्क के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, हम जनता की सामान्य बातों को जानने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, हमारी अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें, उसका भरपूर प्रयास करना चाहिए। आज आपका कोई मतदाता ऐसा नहीं होगा कि जो मोबाइल फोन से कनेक्ट ना हो, 2% भी नहीं होंगे, लेकिन आप उनसे कनेक्ट हैं, मतलब समथिंग इज मिसिंग। अगर आज यहाँ के 2 दिन के अनुभव आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से शेयर करें तो देश और दुनिया को पता चलेगा कि हाँ, ये कुछ हो रहा है और जानकारियां पाने का उत्तम से उत्तम साधन है। मेरा तो अनुभव है, मैं नरेंद्र मोदी ऐप पर मैं देखता हूं, इतने लोग मेरे से जुड़े हुए मुझे इतनी जानकारियां देते हैं, हर चीज का इमीडिएट पता चलता है, कुछ हुआ तो इमीडिएट पता चलता है, इतनी वेल इन्फॉर्म मैं रह सकता हूं काम के अंदर। mygov.in मैं एक प्लेटफॉर्म चलाता हूं पीएमओ से, उसके द्वारा भी जन सामान्य को मैं जोड़ता हूं। आप भी अपने तरीके से ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। और मैं तो लोकसभा को, राज्यसभा को एक प्रार्थना करूंगा कि क्या आप विमेन प्रतिनिधि का एक ई प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं क्या, और उनकी जो बातें हैं वो ऑफिशियली लोकसभा राज्यसभा इस वेबसाइट को चलाएं, पूरे देश भर के महिला प्रतिनिधियों के लिए एक अवसर दिया जाए। देखिए, टेक्नोलॉजी की अपनी एक ताकत है। और मेरा एक अनुभव है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, कपराड़ा करके एक तहसील है, बहुत ही इंटीरियर में, बहुत ही ट्राइबल बेल्ट है, आमतौर पर किसी मुख्यमंत्री का वहाँ जाना होता ही नहीं, लेकिन मेरा अपने कार्यक्षेत्र में काम का आग्रह रहता था कि सभी स्थानों पे जाऊं, खुद जाना मेरा प्रयास रहता था, लेकिन मेरा वहाँ जाना बन ही नहीं रहा था। 2-3 साल चले गए लेकिन उस इलाके में जाना हुआ नहीं। मैंने कहा भाई मैं जाऊँगा, कुछ नहीं तो मैं एक पेड़ लगा के वापस आऊँगा, लेकिन जाऊँगा। खैर फिर हमारे अफसरों को भी लगा कि ये तो जाना ही है इनको, तो आखिर का उन्होंने एक कार्यक्रम ढूंढा, एक चिलिंग सेंटर का उद्घाटन करना था। चिलिंग सेंटर क्या होता है, एक दूध आता है, दूध को थोड़े समय रखने के लिए काम होता है और 50-60 लाख का होता है। अब वो संकोच कर रहे थे कि मुख्यमंत्री और 50 लाख रुपए के प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे। मैंने कहा मैं जाऊंगा भाई, मुझे जाना है उस इलाके में, मैं गया नहीं, मुझे जाना है। मैं गया तो फॉरेस्ट था पूरा, तो जनसभा के लिए भी जगह नहीं थी, लेकिन उससे 3 किलोमीटर दूर एक स्कूल के मैदान में उन्होंने पब्लिक मीटिंग रखी थी। लेकिन यहाँ जहाँ चिलिंग सेंटर पर मैं गया, वहाँ दूध भरने वाली आदिवासी 30-35 बहनें उन्होंने बुला करके रखी थी, चिलिंग सेंटर का उद्घाटन करना था। मैं हैरान था, जब मैं वहाँ कार्यक्रम के लिए गया तो ये सारी ट्राइबल बहनें, वो जो सिक्योरिटी की फेंसिंग की गई थी वहाँ खड़ी थी, हर एक हाथ में मोबाइल फ़ोन था और फोटो निकालती थी। मैं उस इलाके की बात करता हूँ जहाँ सीएम जाते नहीं है, फॉरेस्ट हैं, बिल्कुल ट्राइबल लोग हैं, उस समय की बात करता हूँ मैं, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सब फोटो निकाल रही थी। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये फोटो निकाल के क्या करोगे आप लोग? और उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आज भी भूल नहीं सकता हूँ। उन्होंने कहा इसको जाकर के डाउनलोड करा देंगे। वे पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन डाउनलोड शब्द उनको मालूम था। मोबाइल फोन से ये कोई किसी दुकान में जाकर के डाउनलोड होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये टेक्नोलॉजी कहां कहां पहुंची है, क्या हमने अपने आप को उसके साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया है? लालन पालन उत्तम तरीके से करके दिखाती है। ये उस बात का सबूत है कि इनहेरेंट जो सामर्थ्य और शक्ति ईश्वर प्रदत्त आप लोगों को है, महिलाओं को है, जिसको पहचानना स्वयं में बहुत आवश्यक है।
आजकल मैनेजमेंट की दुनिया में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, मल्टी स्टार एक्टिविटी। ये मल्टी टास्क एक्टिविटी दुनिया के कई देशों में जो व्यक्तित्व का ग्रोथ हुआ है वो एक सिंगल टनल एक्टिविटी का होता है। अगर उसमें वो चलता रहा तो आगे बढ़ता जाता है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन उस टनल में कहीं रुकावट आ गई या कहीं और रास्ते पे जाने की नौबत आई तो नहीं कर पाता है। अगर डेली उसको लिफ्ट से जाने की आदत है, 10वीं मंजिल पे बैठा है और अचानक बिजली चली जाए तो स्टेयरकेस से कैसे नीचे उतरना उसको घंटा लग जाता है, क्या करूं। ऐसे लोग होते हैं। मल्टी टास्क एक्टिविटी आज मैनेजरियल वर्ल्ड में एक विशिष्ट शक्ति के रूप में माना जाता है। लेकिन हमारे देश में महिलाओं की ओर देखिए, शायद टास्क एक्टिविटी में इनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। वो एफएम पर गाने भी सुनती होगी, मोबाइल पे बात भी करती हो और पकाती भी होगी बच्चे को भी सूचना देती होगी। ये यानी कभी हम थोड़ा डिसेक्शन करके चीज को देखें तो अंदाज आता है कि क्या सामर्थ्य दिया है, क्या शक्ति दी है। क्या हम इस शक्ति का गौरव करना जानते हैं, इस सामर्थ्य को पहचानते हैं। और ये भी देखिए, जहां जहां महिला को अवसर मिला है उसकी सफलता का आंक बहुत ऊंचा है। आप पिछले कई वर्षों से याद कीजिए, कौन फॉरेन मिनिस्टर थे देश के, नाम ही याद नहीं आएगा, लेकिन आज सुषमा जी तुरंत याद आती है आपको। सामर्थ्य हम अनुभव करते हैं। हमारे पार्लियामेंट में कई स्पीकर आए, लेकिन जितने महिला स्पीकर आए हर एक को ध्यान रहा होगा कि मीरा कुमार थे, सुमित्रा जी है। आजकल राज्यों में भी बहुत बड़ी मात्रा में महिला स्पीकर रोल कर रही हैं। जहां जहां उनको अवसर मिला, अगर मैं नहीं जानता हूं किसी ने सर्वे किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर सर्वे करें तो शायद पुरुषों को मिले हुए अवसर, उनका सक्सेस रेशियो एंड महिलाओं को मिला अवसर, उनका सक्सेस रेशियो, मैं विश्वास से कहता हूं महिलाओं का ऊपर गया होगा। इसका मतलब यह है कि सामर्थ्य है। हमारे देश में ये पहली सरकार ऐसी है जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में महिला मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि मेरा कन्विक्शन है कि उनको अगर अवसर मिले तो वो बहुत उत्तम परिणाम दे सकते हैं। और आज हम अनुभव भी कर रहे हैं कि परिणाम देते हैं। आप लोगों ने शायद पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में अफ्रीका का एक छोटा सा देश रवांडा, उसकी घटना शायद आपके कान पे अगर आई हो। वहाँ एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, लाखों की तादाद में लोग मारे गए और ज़्यादातर पुरुष मारे गए। बाद में महिलाओं ने देश की कमान संभाली और हिम्मत के साथ वो मैदान में आई। आज उनके लोअर हाउस में करीब 65% विमेन रिप्रेजेंटेटिव है। और इतनी भयंकर आपत्ति से निकले हुए देश को महिलाओं ने लीडरशिप दी और महिलाओं ने देश को बाहर निकाला। आज रवांडा अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत खड़ा हो गया। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी जिनको अवसर मिला उन्होंने कितना बड़ा परिवर्तन किया है, कितना बड़ा परिणाम लाया है। और इसलिए, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते हम सशक्त हो कि हम राष्ट्र को सशक्त बनाने में
कोई एक्स्ट्रा भूमिका अदा कर सकते हैं क्या? राष्ट्र को सशक्त बनाने में बजट काम नहीं आता है। राष्ट्र को सशक्त बनाने में रोड, रास्ते, पोर्ट, एयरपोर्ट,